So, welcome back to our class. हम पढ़ रहे थे लेट्स एक बार इंट्रो देख लेते हैं ना। एनएलबी सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है, सब्जेक्ट है पेपर 1 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। यूनिट 4 में हम पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, इसका लॉस, ठीक है, जिसका लास्ट टॉपिक है अनपेड सेलर and his rights. Okay, please subscribe the channel. Let's start. Okay, who is unpaid seller? So literal meaning देखते हैं। unpaid मतलब होता है जिसको क्या न दिया गया हो, उसका जो पैसा है, कैसा पैसा उसके कार्य के बदले में, या उसका जो पैसा लीगली बनता है उसको पेड ना किया गया हो। ठीक है, किसका पैसा है नहीं दिया जा रहा? विक्रेता का। इसका मतलब कोई व्यक्ति है जो सामान तो अपना बेच रहा है, ठीक है, बट क्या नहीं पा रहा है? पेमेंट वापस नहीं पा रहा है, जिसका पेमेंट उसको नहीं मिला है। ठीक है, कैसा विक्रेता? माल के विक्रेता को तब अनपेड सेलर कहा जाता है जब पूरी कीमत का भुगतान या निविदा नहीं की गई है। उसने क्या किया? मान लो ए है, इसने साइकिल बेचा बी को। ठीक है, ने क्या किया? बी ने साइकिल तो रख ली, बट ए को क्या किया? पूरा पैसा नहीं दिया, या पैसा बिल्कुल ही नहीं दिया। ठीक है, या हो सकता है आधा पैसा बी ने दे दिया हो, साइकिल अभी ए से मिली नहीं है इसको, और ए बोल रहा है कि मुझे पूरा पैसा दो तब मैं सामान भेजू। ठीक, नाउ ए क्या है? अनपेड सेलर है। ठीक है, यहाँ सेलर की बात हो रही है। एक विनिमय पत्र या अन्य पराक्रम में लिखित सशर्त भुगतान के रूप में प्राप्त किया गया हो, और जिस पर शर्त इसे प्राप्त किया गया था वो लिखित का अनादर या अनाथा के कारण पूरी नहीं हुई, तो ये तुमको नहीं लिखना एग्जाम में। इसके लिए तुमको विनिमय पत्र वगैरह समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर से देख लो, हु इज अनपेड सेलर? कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जो विक्रेता की स्थिति में है, कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जो कि एक सेलर है। ठीक है, उदाहरण के लिए विक्रेता का एजेंट, जिसे लैडिंग है। ठीक है, इंग्लिश वाला देख लेते हैं, गूगल ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। द सेल टू होम द बिल ऑफ लैडिंग हैज बीन endorsed are a consignor or agent who has himself paid or is directly responsible for the price. सेलर कोई ऐसा व्यक्ति है, उदाहरण के लिए, जिसे बिल का समर्थन किया गया है, प्रेषक या एजेंट जिसने स्वयं कीमत का भुगतान किया है, या जो इसके लिए सीधे जिम्मेदार है। अपनी लोकल लैंग्वेज, सेलर वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु के बदले को बेचता है। ठीक है, नाउ चाहे वह डायरेक्ट बेचता है, चाहे अपने एजेंट द्वारा बेचता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, तो उनकी बड़ी बड़ी मॉल्स हैं। ठीक है, अब उनके जो वहां पे सामान बेचने वाले हैं, वो सब क्या है? उस कंपनी के एजेंट है जो उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है अनपेड सेलर की? विक्रेता को तब तक अवैतनिक विक्रेता कहा जाएगा जब तक कीमत का केवल एक छोटा हिस्सा ही अवैतनिक रह गया हो। क्या बोल रहा है? ए ने साइकिल बेची 10,000 की बी को। ठीक है, बी ने 9,000 रुपए तो चुका दिए, बट फिर भी अभी 1,000 बाकी है, चाहे फिर 1 ही रुपए बाकी हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हिस्सा भी उसको ए को नहीं मिला है तो वो क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर कहलाएगा। विक्रेता को अनपेड सेलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने कीमत का भुगतान नहीं किया है, ना कि अन्य खर्चों के लिए। ठीक है, नाउ ए को अनपेड सेलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसने जो सामान बेचा है उसको उसका पैसा नहीं मिला है। मान लो उसने साइकिल बेची, ठीक है, साइकिल बेची बी को, थ्रो किसने? फोर व्हीलर से भिजवाया। ठीक है, वो जो छोटा हाथी वाली गाड़ी आती है ना, क्या कहते हैं, छोटा वाला ट्रक आता है ना, उस पर रखवा के साइकिल भिजवा दी। ठीक है, साइकिल बी के पास गई, बी ने क्या किया? इसको कोई पैसा नहीं दिया,
ना साइकिल का और ना सामान भिजवाने का, ठीक है। अब ये सब एक्स्ट्रा खर्चा है सामान भिजवाने का। अगर ये सब ए को नहीं मिल रहा है और उसको साइकिल का पैसा मिल गया है, तब ये अनपेड सेलर नहीं है। अनपेड सेलर तभी कहा जाएगा जब इसको उस चीज का पैसा ना मिले जो ये बेच रहा है, ठीक है। जहां खरीदार ने पूरी कीमत दे दी है और विक्रेता ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, वहां विक्रेता को अवैतनिक विक्रेता नहीं कहा जा सकता। जैसे ए ने 10,000 की साइकिल बी को बेची है, बी 10,000 पूरा दे रहा है, लेकिन ए लेने को ही मना कर दे रहा है, ठीक है। अब ये क्या नहीं है, अनपेड सेलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको पूरा पेमेंट मिल रहा था। जहां माल उधार पर बेचा गया है, वहां विक्रेता को अवैतनिक विक्रेता नहीं कहा जा सकता जब तक कि पहला, यदि क्रेडिट अवधि के दौरान विक्रेता दिवालिया हो गया हो, या क्रेडिट अवधि की समाप्ति पर यदि कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है, तो केवल विक्रेता ही अवैतनिक विक्रेता बन जाएगा, ठीक है। दो बात कह रहा है। जहां पर हम लोग उधार में बेचते हैं, मान लो उधार में बेच रहे हैं 3 महीने के लिए, 3 महीने में कोई धीरे धीरे देगा, क्रेडिट पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब क्रेडिट पे बेचते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है। अब यहाँ जो सेलर है उसको अवैतनिक नहीं कहा जाएगा जब तक कि वो 3 महीने का समय न बीत जाए। 3 महीने का समय बीतने के बाद भी अगर उसको पूरा पैसा नहीं मिलता है, तभी वो अनपेड सेलर है। दूसरा, अगर इस बीच क्रेडिट पर उसने बेचा था लेकिन वो दिवालिया हो गया और उसको पैसे की बहुत जरूरत है, तब वो अनपेड सेलर कहा जाएगा। तब वो बी से मतलब पैसा प्राप्त कर सकता है जल्दी, ओके। राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, ठीक है। तो दो प्रकार का है, एक माल के विरुद्ध है और दूसरा संपत्ति के विरुद्ध है। एक क्या है, अगेंस्ट द गुड्स, इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है विक्रेता का, और दूसरा क्रेता के विरुद्ध, ठीक है। बायर जो तुम्हारा सामान खरीद रहा है, अगर आपको पेमेंट नहीं मिली है तो उसके विरुद्ध आपको कुछ अधिकार प्राप्त है, और पहला जो सामान आपने बेचा था उसके थ्रू आपको भी उसके विरुद्ध भी कुछ सामान आप सॉरी राइट्स प्राप्त हैं। क्या प्राप्त है देखते हैं। देखो, हमने ये सारे अधिकारी आगे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। जहां माल में संपत्ति हस्तांतरित हो गई है, मान लो ए ने क्या किया, बी को साइकिल दे दी है, ठीक है। तब माल पर ग्रहणाधिकार का अधिकार, पारगमन में रोक का अधिकार, पुनः बिक्री का अधिकार, ये सब है। लेकिन जहां संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुई है, वहां डिलीवरी को ही रोक दो, ठीक है, या परागमन को ही रोक दो। ये परागमन का रोक का अधिकार इसी में आप रखो, ठीक। लेकिन अगर सब कुछ हो गया है, अब क्या करोगे। मान लो आपने ए ने संपत्ति भेज दी, बी के पास संपत्ति आ गई है, अब क्या करोगे। तब संपत्ति पर तो आपका कोई अधिकार रह नहीं गया है। अब आप जो खरीदा है क्रेता, बायर, उसके विरुद्ध अधिकार पाओगे, सॉरी, क्या पाओगे। आप कीमत के लिए मुकदमा कर सकते हो, क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा कर सकते हो, संविदा को भंग कराने के लिए कि मेरा सामान वापस करे और मुझे क्षतिपूर्ति दें, ठीक है। या मान लो 10,000 का सामान है, तो आप 10,000 रुपए के लिए मुकदमा तो करोगे ही, प्लस जितने टाइम से उसने रोका है उस पर एक युक्त ब्याज के लिए भी मुकदमा कर सकते हो, ठीक है। ये सेम टू सेम यहाँ पे पूरा मैंने इंग्लिश में किया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं, राइट अगेंस्ट द गुड्स किस सेक्शन में दिया है। सेक्शन 47, 48 एंड 49 में, ठीक है। राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं क्या है। देखो ये इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। वेयर द ओनरशिप ऑफ गुड हैज ट्रांसफर टू द बायर। सबसे पहला क्या बता रहा है, जहां संपत्ति विक्रेता से क्रेता के पास ट्रांसफर हो गई है, चली गई है, ठीक है। साइकिल क्या हुई है, ए ने बेची और बी के पास पहुंच गई है, ठीक है। इन दिस केस द अनपेड सेलर हैज द फॉलोइंग राइट्स। तब विक्रेता के पास निम्न अधिकार हैं। क्या अधिकार हैं, राइट ऑफ लैंड, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। ना इंग्लिश में था लॉ, चलो हिंदी में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं। सबसे पहला वाला क्या था, राइट ऑफ लेन। कब, जब संपत्ति ए से बी के पास चली गई है, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। सेक्शन 47, 48, 49 बताता है। क्या बताता है, सेक्शन 47 के अनुसार, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 47 के अनुसार, राइट ऑफ लेन यानी ग्रहणाधिकार का अधिकार विक्रेता का वह अधिकार है, सेलर का वह अधिकार है कि वह तब तक माल पर अपना कब्जा बनाए
वह तब तक माल पर अपना कब्जा बनाए रखे जब तक कि खरीदार कीमत का भुगतान ना कर दे या उसे बेच ना दे। नाउ देखो, एक है, ए ने बी के पास संपत्ति भेज दी, ट्रांसफर कर दी है, ठीक है, बी के पास आ गई है संपत्ति। मान लो ए ही लेकर आया था, बी के सामने खड़ा है, लो अपना साइकिल ले लो, लेकिन पहले मुझे क्या करो, पैसा दे दो, ठीक है। जब तक भी पैसा नहीं दे देता ए को, ए का ये अधिकार है कि वो साइकिल अपने कब्जे में रखे, ठीक है। मान लो उसने क्या किया, ए ने बी को साइकिल दे दी, लेकिन बी क्या कर रहा है, अब पैसा नहीं दे रहा, तो ए वहीं खड़ा रह सकता है, लेकिन कब्जा तो चला गया। अब तब तक या तो पैसा वो दे दे, या संपत्ति को बी ही किसी को बेच दे और उससे ए प्राप्त कर ले पैसे, ठीक है। ग्रहणाधिकार का अधिकार ये होता है कि आप बी को संपत्ति यूज नहीं करने होंगे, सीधी सी बात ये है, भले आपने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। कंडीशन क्या होती है इसके लिए, विक्रेता को, जो सेलर है वो, उसको क्या होना चाहिए, अनपेड सेलर। ग्रहणाधिकार का सिद्धांत, लेन का सिद्धांत तभी लागू होगा जब आप क्या हो, अनपेड सेलर हो, मतलब आपको पेमेंट नहीं हुई है सामान की, ठीक है। मीनिंग द होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड फॉर ट्रांसटेंडर्ड। और कैसा देखो, हमने शुरू में देखा था अनपेड सेलर उसको कहेंगे चाहे 1% ही कीमत बची हुई हो बेचने को, ठीक है। बट अगर लेन पे है तब आपको पूरा पेमेंट है ना मिला हो, तभी आप लेन का यूज करोगे, ग्रहणाधिकार का यूज करोगे, ठीक है। और दूसरा शर्त यह है कि आपके पास संपत्ति क्या हो, कब्जे में होनी चाहिए, ठीक है। इसके पास, ए के पास ही होनी चाहिए। अगर आपने संपत्ति ट्रांसफर कर दी है तब आप कैसे ले लोगे, छीन के लड़ाई करके तो लोगे नहीं। तीसरा, माल को क्रेडिट के रूप में किसी भी शर्त के बिना बेचा गया हो, या क्रेडिट अवधि समाप्त हो गई है, या खरीदार दिवालिया हो गया है। चलो, सबसे पहला क्या है, अनपेड सेलर होना चाहिए, तब ग्रहणाधिकार का सिद्धांत लागू होगा। सेलर जो है, जो सामान बेचता है, संपत्ति उसी के कब्जे में होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, सब जो सब्जी नहीं, सॉरी, संपत्ति जो है आपने कैसे बेची हो, क्रेडिट पर ना बेची हो, ठीक है, किसी लोन पर, उधार पर ना बेची हो, या चौथा बेच रहा, और या क्रेडिट पर, ठीक है, क्रेडिट पर ना बेची हो, प्लस क्रेडिट का जो टाइम, अगर 3 महीने का टाइम है या 4 महीने का टाइम, वो ना बीता हो। चौथा क्या है, या खरीदार दिवालिया ना हुआ हो, जिसने आपसे सामान खरीदा है वो दिवालिया ना हुआ हो, ठीक है। विक्रेता का ग्रहणाधिकार का विशिष्ट परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है, जैसे कि जब क्रेता उनके एजेंट का माल को वैध कब्जा प्राप्त हो जाता है, या जब विक्रेता माल बिक्री अधिनियम की धारा 49 के अनुसार अपने ग्रहणाधिकार के अधिकार को छोड़ देता है। ये अधिकार कब समाप्त हो जाएगा, दो परिस्थिति में। पहला, जो क्रेता है, आप अपने संपत्ति पर कब्जा बना के रखोगे जब आपके पास संपत्ति है, लेकिन क्रेता या अगर उसका एजेंट उस संपत्ति पर कब्जा ले ले, आपने साइकिल बेची और साइकिल इनके कब्जे में चली गई, ठीक है, तब आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा, तब ये वाला अधिकार समाप्त हो जाएगा, आप कोई और यूज कर लो, ठीक है। या विक्रेता खुद ही क्या कह रहा है, कह रहा है जाने दो, जो तुम्हारे पास पैसा होगा कोई बात नहीं, मुझे कब्जा नहीं रखना, ले जाओ संपत्ति। विक्रेता खुद ही क्या कर रहा है, संपत्ति पर अपना ये वाला राइट, लेन का राइट, ठीक है, ग्रहणाधिकार को छोड़ दे रहा है। इन दो परिस्थिति में अधिकार समाप्त हो जाता है। एक शर्त और है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई सामान ऐसे है, साइकिल को जान लो, नहीं होगा, कोई और सामान, मान लो फल बेच रहा है, ठीक है, और सामने वाला पैसा नहीं दिया, उसका जो हिस्सा उसने बेच दिया है उस पर ग्रहणाधिकार नहीं यूज कर सकता, बट जो हिस्सा अभी भी उसके कब्जे में है उस पर वो ग्रहणाधिकार का यूज कर सकता है, ठीक है, कौन, विक्रेता, ठीक है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेक्शन 50, 51, 52 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। संपत्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में परागमन होने से रोका जा सकता है, ठीक है। पहला क्या है, ए ने संपत्ति बेची है, बी के पास पहुंचने से पहले कभी भी क्या कर सकता है, इसके ट्रांसफर को रोक दे,
ठीक है। दूसरा क्या है, ए ने सामान भेज दिया, बी के पास पहुंचने वाला था, ठीक है। तब तक ए ने जो सामान लेकर जा रहा था उससे बोला कि तुम वो सामान बी को देना मत, मेरी तरफ से वो सामान तुम अपने पास रख लो, ठीक है। जब मैं कहूंगा तभी बी को देना, नहीं लाके मुझे दे देना, अपने पास ही रखो, बी को क्या सौंपना मत, ठीक है। और जब ए ने वाहक से सामान बी को भेजा और वाहक खुद से ही बी को सामान नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि उसको पैसा ही नहीं मिल रहा, और ए ने कहा था कि जब तक पैसा ना मिले सामान देना मत, ठीक। राइट ऑफ रीसेल सेक्शन 54 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक। तीसरा राइट क्या है, तीनों के तीनों राइट किसके विरुद्ध है, सामान के विरुद्ध है, ठीक है। अगर सामान ऐसा है जिस पर बी पेमेंट करेगा तभी ए बी को देगा, लेकिन बी पैसा ही नहीं दे रहा, और अगर ए ज्यादा समय तक सामान को अपने पास रखे, ग्रहण अधिकार में रखे, तो सामान को डर है कि वो खराब हो जाएगा, ठीक है। या सामान को रखे, खराब तो नहीं होगा, लेकिन ये लग रहा है कि बी उसकी पेमेंट करेगा ही नहीं, तो जब पेमेंट करेगा ही नहीं तो उसको देने का कोई फायदा ही नहीं है ना। इन दोनों परिस्थितियों में क्या कर सकता है, सेलर जो है सामान को रीसेल कर सकता है। रीसेल मतलब जो बी को बेचने वाला था बायर को किसी और को बेच दे, मान लो एक्स को बेच दे। लेकिन इसका एक नियम है, बेचने से पहले सेलर इन दोनों परिस्थितियों में जो बायर है उसको एक क्या भेजेगा, सूचना भेजेगा कि मैं सामान बेच रहा हूँ, तुमको अंतिम मौका दे रहा हूँ, अगर तुमको चाहिए तो खरीद लो। अगर वो सेलर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, सॉरी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो वो अपना रीसेल कर देगा, किसी और को बेच देगा। दूसरा, मान लो सामान बायर के पास चला गया था और पेमेंट नहीं आई, पूरे बायर के कब्जे में है, तो ऊपर के तीनों अधिकार किसी लायक नहीं है, जो गुड्स के अगेंस्ट थे, जो सामान के अगेंस्ट विक्रेता के पास थे, क्योंकि विक्रेता के पास तो सामान ही नहीं बचा है। तो अब किसके विरुद्ध विक्रेता को अधिकार प्राप्त हो जाएगा, खरीदार के विरुद्ध, बायर के विरुद्ध, ठीक है। जो बायर है, खरीदार है, उसके विरुद्ध, ठीक है। ओके, क्या अधिकार प्राप्त होगा, वेयर द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज नॉट ट्रांसफर्ड टू बायर, द बायर सेक्शन 46(2). देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑनरशिप नहीं ट्रांसफर हुआ है, सामान ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। ए ने बी को सामान तो भेज दिया है, लेकिन जब तक भी पूरा पेमेंट नहीं करेगा वो उसका पूरा मालिक नहीं होगा, ठीक है। ओके, इन दिस केस द अनपेड सेलर हैज द राइट ऑफ विथहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या क्या राइट है देखते हैं, राइट अगेंस्ट द बायर, सूट फॉर प्राइस, क्या कर सकते हैं, पैसे के लिए वाद ला सकते हैं खरीदार के विरुद्ध, ए ने बी को बेचा है तो बी के विरुद्ध, ये हमने ऊपर सारा देखा हुआ है, ठीक है। अगर उस बीच संपत्ति में कोई डैमेज हो गया तब भी बायर के विरुद्ध केस कर सकता है। जितने दिन तक पैसा रोककर बी ने रखा है, तो पैसे के साथ साथ उस पर कुछ अगर ब्याज हुआ है, रेट लगा है, तो उसके लिए भी केस कर सकता है, ठीक है। और संविदा को समाप्त करने के लिए भी केस कर सकता है, ठीक है। ये हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। सबसे पहले सूट फॉर प्राइस, ठीक है, जो हमने अभी देखा, कीमत के भुगतान के लिए मुकदमा, जब संविदा के अनुबंध के तहत माल में संपत्ति खरीदार को ट्रांसफर हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, संपत्ति बी के पास चली गई, और बी जानबूझकर गलत तरीके से बार बार क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि क्या ना देना पड़े, हमको पैसा ना देना पड़े, ठीक है, पेमेंट ना करनी पड़े, ठीक है। तब सेक्शन 55 कहता है ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कि ए बी पर पेमेंट के लिए क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। नाउ जहां खरीदार गलत तरीके से उपेक्षा करता है या माल के भुगतान करने से इनकार करता है, विक्रेता अस्वीकृति के लिए हर्जाने के लिए उस पर मुकदमा ला सकता है। ए ने बी को सामान बेचा, बी क्या कर रहा है, सामान लेने से मना कर दे रहा है, और ए के पास अगर वापस सामान आएगा तो उसको नुकसान होगा, तो वो हर्जाने के लिए या पैसा देने के लिए
दोनों पैसा वाला फर्स्ट में हो गया 55 में, हर जाने के लिए 56 में, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स में एक्ट में केस कर, तो पैसे के साथ साथ उस पर जो ब्याज बनेगा उसके लिए भी केस कर सकता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हमने कई बार देख लिए, तो हमको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके, अभी नई लाइन बचा हुआ है, ठीक है। ओके, ये वाला क्या था कि डिलीवरी इन बी को एक टाइम लिमिट दिया है 20 दिन का पेमेंट करने के लिए, ठीक है। सॉरी, संविदा के लिए, संविदा पूर्ण करने के लिए। लेकिन लग रहा है कि बी क्या नहीं करेगा, पेमेंट नहीं करेगा, तो अनुबंध का परित्याग या संविदा को समाप्त करने के लिए भी ए क्या कर सकता है, केस कर सकता है। ये सारा टॉपिक हमने ऊपर देखा, यही चीज हम बोल रहे थे कि हमने सब कुछ देखा हुआ है, इसलिए नो प्रॉब्लम, ठीक है। 3-4 बार रिवीजन हो गया। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक, और क्लास ले लेना, जल्दी तुम लोग को एग्जाम चालू होंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम वही कर रहे हैं, नथिंग